9 वेस्ट बंगाल बोर्ड रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित संस्कृति है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में शॉर्टकट अगर हम लोग जान लें थोड़ी सी बात। वीर रस में प्रधानता थी उनकी। वीर रस जानते हो ना, उनकी जो कविताएं थी या उनकी जो रचनाएं थी उनमें वीरता का बोध करवाते हैं, लोगों के अंदर वीरता का भाव पैदा करते हैं। और बेगूसराय जिला का नाम सुने होंगे आप लोग, बिहार में है बेगूसराय, वहाँ एक सिमरिया घाट है, तो सिमरिया उनका जन्म स्थल है बिहार में। और हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक काल आता है। छायावाद कवियों का, लेखकों का एक रचना का काल है। छायावाद में सबसे पहली पीढ़ी, छायावाद के बाद की, छायावाद खत्म होने के बाद की सबसे पहली पीढ़ी के कवि थे या लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी। और विद्रोही प्रकृति थी उनकी। इस विद्रोही प्रकृति के लेखक को स्वतंत्रता के बाद उनको राष्ट्र कवि का नाम दे दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इनके द्वारा लिखित संस्कृति है क्या। ये निबंध जो है ना, ये बड़ा ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स को जानने के लिए, उनकी जानकारी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। संस्कृति है क्या, क्या आप लोग बता सकते हैं संस्कृति का मतलब क्या? संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर, यानी कि आपके फूड हैबिट का भी एक कल्चर है, आपके रहन सहन का एक कल्चर है, पढ़ाई करने का एक कल्चर है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कैसे कितनी देर तक बैठते हो, फिर उठ जाते हो, ये एक कल्चर है। तो हम सारे इंसान एक अलग अलग कल्चर में बंधे हुए हैं, वर्क कल्चर जिसे हम लोग कह सकते हैं, हमारे काम करने की संस्कृति, ठीक है ना। तो इसी संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि संस्कृति का परिभाषा देना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। अब ये सभ्यता से थोड़ा भिन्न होता है। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता अलग चीज़ है और संस्कृति अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आधुनिक समाज में हमारा सभ्यता और आधुनिक समाज में हमारी संस्कृति, ये दो अलग अलग बातें हैं, अभी समझाएंगे वो। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है। सभ्यता हमारे पास है, हम लोग उसको पॉजेस करते हैं। संस्कृति लेकिन एक ऐसा क्वालिटी है जो हमारे पास नहीं होता है, वो हमारे अंदर व्याप्त होता है, हमारे अंदर इनहेरेंट है। संस्कृति हमारे अंदर होती है, सभ्यता हमारे पास होती है। जैसे मोटरसाइकिल ले लो, मोटर गाड़ी ले लो, कोई घर वर ले लो, ठीक है ना, सड़क ले लो, हवाई जहाज ले लो, पोशाक, अच्छे खान पान, ये सब चीज़ें हमारी सभ्यता है, ये हमारे पास है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कपड़े हैं, तो कपड़े को हम लोग पहनते कैसे हैं। जैसे भोजन है, तो भोजन को खाने का कला क्या है हमारा, वो है हमारी संस्कृति, ठीक है ना। संस्कृति वो चीज़ है। इसी प्रकार मोटर हमारा सभ्यता है, लेकिन मोटर को बनाने का, उपयोग करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, संस्कृति। महल वगैरह, घर वगैरह, वो सभ्यता है, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से हम लोग रहें, कैसे उसको संभालें, ये हमारी हो जाएगी संस्कृति। तो हवाई जहाज़ों की रचना में ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। अब जैसे मान लो हवाई जहाज़ बनाना है तो उसमें हमारा ज्ञान लगता है, हवाई जहाज़ बनाने में हमारा ज्ञान लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन वो ज्ञान, वो साइंस को सीखना, वो हमारी क्या है, संस्कृति है। तो आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक अच्छा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आपके सामने ये साफ सुथरा सफ़ेद सफ़ेद बेंच दिख रहा है, आपके साथ में पेन भी है, तो पेन भी सभ्यता हो गई, बेंच भी सभ्यता हो गई। अब इस पेन को आप दाग लगा दो, बदसूरत बना दो, उसके ऊपर गंदे गंदे ड्राइंग कर दो, ये क्या हो जाएगा, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति। इससे एक बात तय हो गई कि जिसके पास अच्छी सभ्यता है, वो कहीं न कहीं तुम देखोगे कि उसके पास अच्छी संस्कृति भी होगी। लेकिन ये तय तो हो गया, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी आता है, एक्सेप्शंस भी है। और एक्सेप्शन क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सभ्य समाज के पास अच्छी संस्कृति हो, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे नहीं है भाई? तो अब जैसे यहाँ पर एक्सेप्शनल बात दिनकर जी हमें ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लो कि बहुत सारा ऐसा सभ्य समाज है, हुँ? जिनके पास सभ्यता की सारी चीज़ें हैं, चुन-चुन के हैं, लेकिन उनका कल्चर बहुत ही गंदा है, उनका कल्चर ख़राब है, उनके पास कल्चर ज़ीरो है, संस्कृति ज़ीरो है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन वहाँ के बेंच को गंदा करके चले आते हैं, बहुत महँगे-महँगे स्कूलों में भी। तो इससे साबित नहीं हुआ ये बात कि हर अच्छी सभ्यता के लोग
संस्कृति में भी अच्छे होंगे, ये साबित नहीं हुई। दूसरी तरफ उदाहरण ले लो, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम गले सड़े झोपड़े में रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन सभ्यता तो उनके पास है नहीं, अच्छा मकान है नहीं, पक्का मकान है नहीं, लेकिन ऐसी जगह पे भी उनके अंदर सदाचार होता है, उनके अंदर प्रेम होता है, व्यवहार होता है, ठीक है ना, सौहार्द होता है, उनके अंदर वेदना होती है, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे की खुशी को देखकर खुश होते हैं, लोगों के तकलीफ में शरीक होते हैं। तो उनके पास कल्चर है, संस्कृति है, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनने का। तो ये साबित हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर सभ्य समाज के पास अच्छी संस्कृति हो और हर अच्छी संस्कृति वाले के पास अच्छा समाज हो। दो अलग अलग चीज़ें, ये भी जान गए। अगले पैराग्राफ में ये जानना ज़रूरी है कि क्या मेजर डिफरेंस है सभ्यता में और संस्कृति में। ये समझाने के लिए दिनकर जी हम लोगों को छोटा नागपुर का उदाहरण ले रहे हैं और एक उदाहरण ले रहे हैं प्राचीन ज़माने में ऋषि मुनियों का। जो ऋषि मुनि लोग होते थे ना प्राचीन ज़माने में, उनका भी उदाहरण ले रहे हैं। तो छोटा नागपुर बहुत ज़्यादा सभ्य समाज नहीं है। वहाँ के लोगों के पास सुख सुविधा की चीज़ें जैसे घर हो गया, बिजली हो गया, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, स्कूल हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। टेलीविज़न वगैरह वो सब नहीं थे, मतलब जिस वक्त ये लिखा गया था तब की बात हो रही है, नहीं है। तो सभ्य समाज तो नहीं है। फिर भी वहाँ के लोगों के अंदर सौहार्द है, वेदना है, लोगों के दुख सुख में शरीक होने का इच्छा है, तो ये उनके अंदर संस्कृति अच्छी है। अब दूसरी तरफ ले लो उदाहरण पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों का। अब जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, कोई भी मोटा काम हाथ में ले लेते थे, हिचकिचाहट नहीं होती थी, पत्ते पर खाना खाते थे, झोपड़ियों में घास फूस के बने हुए झोपड़ियों में रहते थे। अब जंगल में कहाँ से भवन मिलेगा, कहाँ से चौड़ी सड़कें मिलेंगी, कहाँ से टेलीविज़न मिलेगा, तब तो आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो दो उदाहरण लिया उन्होंने, एक तो ऋषि मुनियों का जिनके पास सभ्यता ना के बराबर, लेकिन संस्कृति तो कूट कूट के भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि ये लोग तो संस्कृति पैदा करने वाले लोग हैं। ऋषियों मुनियों ने संस्कृति बनाया, संस्कृति उनके अंदर ढूंढो मत, ये संस्कृति बनाने वाले लोग थे, ठीक है ना। दूसरा छोटा नागपुर वाला एग्जाम्पल लिया, छोटा नागपुर का समाज बहुत ही असभ्य समाज है, सभ्यता वहाँ है ही नहीं, ना के बराबर मान लो, ठीक है, जिस वक्त ये लिखा गया निबंध। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों में देखा जा सकता है कि विनम्रता, सदाचारी व्यवहार, ठीक है ना, प्रेम, ये सब चीज़ें उनके अंदर हैं, आपस में लोगों को बांटने के लिए, जिनके साथ वो लोग रहते हैं उन लोगों के साथ ये सब कुछ मिलजुल कर भोगने के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया गया दोनों में मेजर डिफरेंस। मगर वह कठिनाई कहीं कहीं आती है। क्यों भाई? अब देखो इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे ना कि सभ्यता और संस्कृति दोनों एक साथ ही चलती है, दोनों का यात्रा एक साथ चलता है। कैसे? वो ऐसे मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, एक भवन का निर्माण करना है। तो भवन तो एक स्थूल वस्तु हो गया, स्थूल वस्तु हमारी सभ्यता का प्रतीक है। भवन हमारी सभ्यता का प्रतीक है कि हम कैसे घर में रहते हैं। घर के ऊपर क्या कोई गुंबद है या कोई पिरामिड शेप है या प्लेन है, ठीक है ना। भवन हमको बनाना है, वो हमारा सभ्यता हो गया। लेकिन भवन को किस नक्शे में बनाएं, कैसे डिज़ाइन में बनाएं। जैसे आप सिक्किम में चले जाओगे, दार्जिलिंग में चले जाओगे, तो वहाँ के सारे भवन बनाने की संस्कृति जो है, नक्शा वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है। सारे घर ऐसे रहेंगे ऊपर के साइड में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है, बारिश के दिनों में पानी का ठहराव ना रहे, पहाड़ी जगह है। तो हम लोग जैसे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, उनके घरों को देखोगे कैसे घर बनाते हैं। हम लोग प्लेन बनाते हैं भाई, हमारा छत एकदम फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट एकदम प्लेन चपटा छत होता है हमारे घरों के ऊपर। तो ये हो गया संस्कृति। अब जब भवन बनाओगे तो संस्कृति से कैसे दूर रहोगे, भवन तो हमारा सभ्यता हो गया। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि सभ्यता और संस्कृति एक साथ साथ चलती हैं। सभ्यता का असर संस्कृति पे पड़ता है, क्योंकि जैसे ही भवन बन जाता है, वो संस्कृति जिस नक्शे में हमने बनाया है वो हमारे सभ्यता का अंग बन जाता है, और फिर वही सभ्यता हमारे संस्कृति का अंग बन जाता है। मतलब सभ्यता पर संस्कृति का और संस्कृति पर सभ्यता का लगातार प्रभाव दिखाई देता है। ये इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला, अब संस्कृति की बात को समझने में एक और बात हमें समझ लेना चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर, हमारा तुम्हारा प्रकृति, हमारा तुम्हारा नेचर, और हमारा तुम्हारा संस्कृति। तो हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति में भी भेद होता है। कैसे होता है, समझिए ध्यान से। देखिए, गुस्सा करना हमारी प्रकृति है ना, आपको भी गुस्सा आता होगा, हमको भी आता है। लोभ करना आपका स्वभाव है,
तो ये भी आपकी प्रकृति हुई, लोभ करना। दोस्त ने अगर ज़्यादा महंगा गाड़ी इस्तेमाल किया, ज़्यादा महंगा कपड़ा पहना, ज़्यादा महंगा फ़ोन पहन लिया, तो हम लोग उसको देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं, लोभ करने लगते हैं। ये हमारी प्रकृति होती है। मोह करना, ठीक है ना, मोह करेंगे। जब तुम लोग अभी यहाँ से पढ़ के चले जाओगे तो हमको मोह आएगा, क्यों बच्चे हमारे चले गए, अब दूसरे बच्चे आए। तो तुम लोग को भी मोह आ सकता है, अपने मम्मी पापा से दूर आए हो तो मोह करना। राग, अनुराग, द्वेष, काम वासना, ये सब प्रकृति दत्त गुण है। प्रकृति दत्त गुण मतलब हैबिचुअली, नेचुरली, ये हमारी क्वालिटीज़ हैं, ये सब में है, सब में है। तो क्या इसे भी संस्कृति मान लें? क्या गुस्सा भी संस्कृति है? लोभ और लालच भी संस्कृति है क्या? बोलो, क्या जवाब दोगे? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तो ऐसा चीज़ है जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान होगा? अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो नुकसान हो जाएगा। अब लोभ को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे मानसिक रूप से। गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो मार झगड़ा हो जाएगा, कंट्रोल में रखना होगा। तो अगर इसे हम लोग बेरोक छोड़ दें, हमारे इन गुणों को, तो हम लोग जानवर बन जाएंगे। इसीलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है। अब देखो, ये जो रोक लगाना है ये हमारी संस्कृति है कि किस तरीके से हम इनको वश में करें। हम इनके वश में ना जाएं, अपने इन प्रकृति दत्त गुणों के वश में ना रहें, बल्कि इनको अपने वश में कर लें। और इनको अपने वश में करना ही कहलाता है हमारी संस्कृति। तो जो जितना इसको अपने वश में कर लेगा, किसको? लोभ को, ईर्ष्या को, काम वासना को, राग को, अनुराग को, क्रोध को, जो जितना टेक्निक से और तरीके से और जल्दी से इसको अपने वश में करेगा, वो उतना ही ज़्यादा सांस्कृतिक व्यक्ति माना जाएगा। तो उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची मानी जाएगी। तो अच्छे संस्कृति के इंसान माने जाओगे अगर तुम क्रोध पर विजयी हो गए हो तो, क्रोध के ऊपर विजय पा लिए हो तो। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। अब देखो, शुरू से बात हो रही है संस्कृति की और सभ्यता की। तो सभ्यता थोड़ा मोटा चीज है जिसे हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। लेकिन संस्कृति जो है वो बड़ी बारीक और बड़ी महीन चीज है, ठीक है ना। ऐसी घुली मिली चीज होती है जो दिखती नहीं है। यह सभ्यता के भीतर व्याप्त रहती है। कैसे? जैसे दूध में मक्खन, कितना सुंदर उदाहरण है। दूध जब देखते हो तो उसमें मक्खन नज़र आता है क्या? नहीं ना। लेकिन उसको खूब ज़्यादा उबाल कर, ठीक है ना, उसमें से मक्खन निकाला जा सकता है, दही बनाकर मक्खन निकाला जा सकता है उसका मंथन करके। ऐसे ही सभ्यता के अंदर भी संस्कृति घुली मिली रहती है। जैसे दूसरा उदाहरण है फूलों में सुगंध। बहुत सारे फूल हैं, सुगंध को पकड़ ले आओगे? नहीं। वैसे ही सभ्यता में संस्कृति समाई है। अब जैसे हम लोग अभी बंगाल में रहते हैं तो ये बंगाली सभ्यता है ना। यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ के रास्ते कैसे हैं, वो एक अलग सभ्यता है। उसी सभ्यता में बंगाली संस्कृति भी है, वो भी छिपी हुई है उसी में। क्योंकि सभ्यता की सामग्रियाँ टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं। सभ्यता को तोड़ा जा सकता है। जैसे किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है, उसे हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन संस्कृति का विनाश होगा क्या? बिल्डिंग को तो तोड़ देंगे लेकिन संस्कृति का विनाश नहीं होगा। संस्कृति वैसे ही रहेगी। फिर से नई बिल्डिंग बनेगी तो वो संस्कृति